नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7 बजे से हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी, बिहार टीजीटी पीजीटी, झारखंड टीजीटी पीजीटी, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, एलटी ग्रेड, जीआईसी लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य परीक्षाओं के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। और साथ ही साथ इस सेशन में हम लोग ऐसे प्रश्नों का भी समावेश करते हैं जो प्रश्न इन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। वही हमारी इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकें, समझ सकें और सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में एक स्ट्रेटजी के तहत आपको सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाई जाती है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक सब बहुत सारे कंफ्यूजन की स्थिति में आप बने रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट थियरी पढ़ाई जा रही है, अर्थात कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए, टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें आप सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे एक्यूरेसी आपकी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न आपके पेपर में प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। मतलब अगर जो आप ठीक तरीके से इन सारे कंटेंट को एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते हैं, तो यार कहाँ से प्रश्न बनेगा, सब कुछ आपका यहीं से कवर होने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, आपको केवल और केवल एक बार फीस सबमिट करनी होगी और लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ जो आपकी एडमिशन फीस है वो केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद का मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगा, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर लीजिएगा। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। सो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग मूव करेंगे अपने सेशन की तरफ और आज के सेशन का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि विक्रय लागत अवधारणा प्रासंगिक है। अर्थात ये पूछ रहा है कि विक्रय लागत की अवधारणा किस बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। तो चलिए, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। पिंटू जी, सुनीता गुप्ता जी, सुबी जी, पिंकी जी, प्रिया सिंह जी, अक्षय जी, संजय कुमार जी, ममता शर्मा जी, प्रिया सिंह जी, ठीक है, रूपा जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है, तो सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कर दिया करिए। चलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं है। तो अब आपको जैसा कि पता है कि 1-2 दिन से क्लास थोड़ी सी डिस्टर्ब थी, तो क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब आप लोगों की निरंतर क्लास होने वाली है। तो पहला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि विक्रय लागत की अवधारणा प्रासंगिक है। तो बाजार की किस अवस्था में आपको विक्रय लागत देखने को मिलता है, बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं कि सर ऑप्शन नंबर सी, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत, तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार क्या होता है। तो बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पर अनेक विक्रेता होते हैं। एकाधिकारिक प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज क्या होती है, जहां पे किसी वस्तु के अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या होती है कि समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। ठीक है। और ठीक है, सो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि विक्रय लागत की अवधारणा किस प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत देखने को मिलती है। और एकाधिकारिक प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे किसी वस्तु को बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। और इसमें जो फर्में होती हैं वो अपने प्रोडक्ट को बेहतर दिखाने के लिए बहुत सारे विक्रय लागत वहन करती है, जैसे कि
विज्ञापन व्यय। तो आप देखते हैं ना कि बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो करोड़ों रुपए दे करके एडवर्टाइजमेंट बनवाती हैं, करोड़ों रुपए दे के, जैसे बड़े बड़े एक्टर को या बड़े बड़े एक्ट्रेसेस को या बड़े क्रिकेटर को दे करके वो लोग करोड़ों रुपए दे करके 2 4 10 सेकंड की वीडियो बनवाते हैं और वो बस इस बात को दिखाते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत बेहतर है। तो जितने लोग भी उसे ही हम क्या बोलते हैं, विक्रय लागत बोलते हैं। तो विक्रय लागत की अवधारणा प्रासंगिक है एक आधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत। अगला, हाँ मैं बिल्कुल लाइव ही हूँ, अब मैं लाइव ही आऊँगा क्लास लेने के लिए, है ना। तो मैं अभी भी लाइव हूँ और अब आप लोगों की निरंतर लाइव क्लासेस चलती रहेंगी। तो जो लोग भी 1 2 दिन से क्लास नहीं हो रहा था तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर लाइव नहीं आ रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों की निरंतर लाइव क्लास चलने वाली है। सो चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने ये रहा कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि आपको ये जानना चाहिए कि एकाधिकार क्या होता है। ठीक है, एकाधिकार, तो एकाधिकार क्या होता है, एकाधिकारिक बाजार क्या होता है। तो एकाधिकारिक बाजार की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अकेला विक्रेता। ठीक है, अकेला विक्रेता। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार। ये दोनों अलग अलग होता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि एकाधिकार बाजार की ही बात हो रही है, नहीं भैया। एकाधिकार बाजार और एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार में अंतर पाया जाता है। तो एकाधिकार बाजार में क्या होता है, किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है। जैसे भारतीय रेलवे हो गई, तो भारतीय रेलवे टिकट का एकमात्र विक्रेता है। लेकिन एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत, जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि बहुत सारे विक्रेता होते हैं और यहाँ पे विभेदित वस्तु का उत्पादन होता है। तो इसमें से कौन सा कथन बेसिकली सत्य नहीं है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि सर फर्मों के प्रवेश पर प्रभावपूर्ण रुकावटें होती है, नहीं, एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं। देखिए, एकाधिकार बाजार इसमें अकेला विक्रेता होता है, लेकिन जो प्रश्न में दिया गया है एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार, तो एकाधिकृत प्रतियोगिता बाजार के अंतर्गत अनेक विक्रेता होते हैं, लेकिन समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है और इसमें कोई भी फर्म आसानी से एंट्री कर सकती है और आसानी से एग्जिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि विभेदित वस्तुओं का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि गैप दे दिया है के मॉडल में प्रत्येक विक्रेता प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। ठीक है, किस मॉडल में कहा गया था कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए, और कोई ए के अलावा? कुर्नो साहब की बात हो रही है, कुर्नो साहब की बात हो रही है। तो कुर्नो का, अगर जो आपने देयाधिकार मॉडल पढ़ा होगा तो कुर्नो साहब ने अपने देयाधिकार मॉडल के अंतर्गत ये बात बताई थी कि जो देयाधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले दो होते हैं, अर्थात दो विक्रेता होते हैं। हाँ ठीक है, तो कुर्नो ने बोला था कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मानता है और जो कुल उत्पादन होता है उसका 1/3 भाग उत्पादन करता है। 1/3 भाग क्या करता है? उत्पादन करता है। अर्थात जो अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन हो रहा है उसका 1/3 भाग एक विक्रेता या एक उत्पादक उत्पादित करता है। और हाँ ठीक है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए की बात बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। तो याद रखिएगा कि कुर्नो साहब ने देयाधिकार मॉडल दिया था और देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाले दो विक्रेता होते हैं और इसके अंतर्गत कुर्नो साहब ने ये बात कही थी कि प्रत्येक विक्रेता अपने प्रतिद्वंदी के उत्पादन को स्थिर मान लेता है और प्रत्येक विक्रेता कुल उत्पादन का 1/3 भाग उत्पादन करता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है, ये किसका उदाहरण है? कई बार हम आप लोगों से बात करते रहे हैं ओपेक के बारे में। चलिए बताइए भाई, ओपेक की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए कि ओपेक की स्थापना कब हुई थी।
ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ओपेक, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? ओपेक की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, बिल्कुल, प्रिया सिंह जी, प्रभाकर जी, पारस जी, राजकुमार जी, सदानंद जी, ठीक है, सुनीता जी, राजकुमार जी, सदानंद मिश्रा जी, शशि जी, तस्नीम खान जी, अक्षय जी, बहुत तेजी से सभी लोग का उत्तर आ रहा है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो 1960 में इराक अर्थात बगदाद में ओपेक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। और ओपेक क्या है? ओपेक क्या है? तो ये पेट्रोलियम निर्यातक जो देश हैं उनका ये संगठन है। और ओपेक कहाँ पे देखने को मिलता है? ओपेक तेल निर्यात पर नियंत्रण रखता है। और ये किस बात का उदाहरण है? ये कार्टेल का उदाहरण है। कार्टेल कहाँ पे देखने को मिलता है? कार्टेल देखने को मिलता है अल्पाधिकार के अंतर्गत, अल्पाधिकार के अंतर्गत। और अल्पाधिकार के अंतर्गत कार्टेल का मतलब क्या होता है? तो आप थोड़ा सा अपने मेमोरी पे क्या करिए, जोर डालिए। तो कार्टेल क्या होता है? तो सबसे पहले ये बात जानना होगा कि अल्पाधिकार क्या होता है। तो अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे कुछ विक्रेता होते हैं, अर्थात कुछ उत्पादक होते हैं, या थोड़े उत्पादक होते हैं, 2 से ज्यादा उत्पादक होते हैं, 10 से कम उत्पादक होते हैं। तो बाजार की ऐसी स्थिति को हम लोग बोलते हैं अल्पाधिकार। और अल्पाधिकार के अंतर्गत ही कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल क्या होता है? तो कार्टेल अल्पाधिकार के अंतर्गत सभी फर्मों का स्वतंत्र संगठन होता है। और यही कार्टेल निर्धारित करता है कि हम जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचने जा रहे हैं उसकी कीमत क्या निर्धारित होने वाली है। और कार्टेल अपनी कीमत को कम से कम रखता है ताकि नई फर्मों की एंट्री उद्योग में न हो सके। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया वियना में है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कीमत विभेद तभी संभव है जब, कीमत विभेद कब संभव होता है? अब फिर वही बात हो गई, कीमत विभेद की यहाँ पे बात हो रही है। कीमत विभेद बाजार की किस प्रतियोगिता के अंतर्गत देखने को मिलता है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं ऑप्शन नंबर, हाँ, तो कीमत विभेदीकरण कहाँ पे देखने को मिलता है? तो एकाधिकार के अंतर्गत देखने को मिलता है। एकाधिकार एकाधिकार बाजार के अंतर्गत देखने को मिलता है। और इसमें क्या होता है? एकाधिकार बाजार क्या होता है? तो बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। क्या होता है? अकेला विक्रेता होता है। किसी वस्तु को बेचने वाला क्या होता है? अकेला विक्रेता होता है। अर्थात वो जो वस्तु का उत्पादन कर रहा है, इस प्रकार की वस्तु का उत्पादन कोई और नहीं कर रहा है ना। और इसका उदाहरण क्या है? इसका उदाहरण है भारतीय रेलवे। रेलवे जो है वो एकाधिकार प्रवृत्ति को रखता है। जैसे कि अब कीमत विभेदीकरण आपको समझना होगा तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये मान लीजिए कि ये ट्रेन है, ये क्या है? ये ट्रेन है, अर्थात ये रेल है। ये क्या है? ये रेल है, ट्रेन है, ठीक है। तो अब अगर जो आपने कभी यात्रा किया होगा या आप इतना तो जानते ही होंगे कि ट्रेन में भी 3 कैटेगरी होती है। पहला क्या होता है? पहला जनरल क्लास होता है जिसकी टिकट की दर सबसे कम होती है, उसमें कोई भी जाकर के बैठ के और नॉर्मल टिकट लेकर के यात्रा कर सकता है। दूसरा क्या होता है? स्लीपर होता है, स्लीपर होता है। और तीसरा क्या होता है? एयर कंडीशन अर्थात एसी होता है। तो जनरल में आप बैठे हैं या आप स्लीपर में बैठे हैं या आप एयर कंडीशन में बैठे हैं, सभी लोगों को ट्रेन एक ही समय से एक ही जगह पे पहुंचाएगी। लेकिन जो एसी में बैठेगा उसका किराया अलग है, जो स्लीपर में बैठेगा उसका किराया अलग है, जो जनरल में बैठेगा उसका किराया अलग होता है। तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का विक्रेता अकेला होता है। और एकाधिकार बाजार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको रेलवे की बात कर रहा हूँ। रेलवे, अगर जो आपने ट्रेन में यात्रा किया होगा तो देखा होगा कि उसमें जनरल क्लास भी होता है, स्लीपर क्लास भी होता है और एयर कंडीशन भी होता है। तो ट्रेन तो एक ही साथ जाएगी ना, जनरल वालों को भी लेकर के, स्लीपर वालों को लेकर के भी, एसी वालों को लेकर के भी। लेकिन सुविधा के आधार पे यहाँ पे कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। जनरल का जो टिकट होता है वो कम पैसे का होता है, स्लीपर का थोड़ा सा ज्यादा होता है और एसी का सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? विक्रेता अकेला हो, जैसे मैंने आपको रेलवे का उदाहरण दिया। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। फिर
आप कभी भी इस प्रश्न को गलत न करिएगा। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक में फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णय में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर होते हैं? खूबसूरत सा प्रश्न है, चलिए भाई बताइए। और अब मेहनत शुरू कर दीजिए, अब मेहनत आप लोग शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब परीक्षाएं धीरे 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 आपकी सामने दिख रही हैं और 100% परीक्षाएं होने की संभावनाएं हैं आने वाले समय में। हर राज्य में परीक्षा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा है कि टीजीटी पीजीटी का डेट आ गया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का डेट आ गया है। बिहार में आपको पता ही है कि 4.0 के लिए बात चल रही है, उसका भी नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है। मध्य प्रदेश में वैकेंसी है ही, झारखंड में टीजीटी आने वाला ही है, उत्तराखंड में ऑलरेडी वैकेंसी आ ही चुकी है। तो मेहनत से लग जाइए, चाहे आप जिस राज्य से हैं, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं, खूब मेहनत से लग जाइए। आप मुझे ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करिए। मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि अगर जो आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे सारे कंटेंट को फॉलो करते हैं, यूट्यूब पे ईमानदारी से मुझे आप फॉलो करते हैं, रोज प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पेपर में यहीं से सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको अलग से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स आप परचेज कर लीजिएगा। अब छुट्टियां नहीं होंगी, हाँ मुझे पता है कि 2-3 दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी ठीक तरीके से, लेकिन अब छुट्टी नहीं होगी, अब लग जाइए। क्या उत्तर आ रहा है सर? तो निम्नलिखित बाजार स्थितियों में से किस एक में फर्म उत्पादन और कीमत निर्धारण निर्णय में पारस्परिक रूप से एक दूसरे पे निर्भर होती हैं? तो ऑप्शन नंबर जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, अल्पाधिकार। अभी तो मैं कुछ देर पहले आपको ये बात बता रहा था कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें 2 से ज्यादा विक्रेता होते हैं, या 2 से ज्यादा फर्में होती हैं, या 12 से कम फर्में होती हैं, या कुछ फर्में होती हैं, थोड़ी फर्में होती हैं, और ये सभी फर्में मिलकर के आपस में स्वतंत्र फर्मों का संगठन बनाती हैं, जिसे हम लोग कार्टेल बोलते हैं। और कार्टेल क्या करता है कि न्यूनतम मात्रा में कीमत का निर्धारण करता है कि हम अपने प्रोडक्ट को कम से कम कीमत में बेचें, ताकि इस उद्योग में कोई नई फर्म एंट्री न कर पाए। सो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला, एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादक का कुल आगम अधिकतम होगा यदि मूल्य निर्धारण मांग वक्र के उस बिंदु पे होगा जहां पे। अब देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है ये, एक बार नहीं आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अब इसके लिए मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि यार आप कॉन्सेप्ट पढ़ा करो। अगर जो आप कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं ना, तो ऐसे प्रश्नों को रट्टा मार के नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार बोलता हूँ कि यार कॉन्सेप्ट आप जरूर पढ़ा करो। चलिए बताइए, तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे ऊपर ई जो होता है वो ग्रेटर देन 1 के होता है। यहाँ पे क्या होता है, एस, यहाँ पे संतुलन बिंदु होता है, यहाँ पे ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और नीचे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ई जो होता है वो लेस देन 1 के होता है। अब बताइए, हाँ तो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, और कोई? तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं कि मांग की लोच इकाई हो, मांग की लोच क्या हो, इकाई हो, अर्थात ये वाली कंडीशन की बात हो रही है। क्या पूछा जा रहा है, तो एकाधिकार के अंतर्गत उत्पादक का कुल आगम अधिकतम होगा यदि मूल्य का निर्धारण मांग वक्र के उस बिंदु पे होगा जहां पे E इज इक्वल टू 1 होगा, अर्थात इकाई की लोच के बराबर होगा। अब देखिए ऐसे प्रश्नों के लिए आपको यार कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 लाइन में बहुत सारी चीजों को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है। तो आप जरूर एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को पढ़िए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एकाधिकार की दशा में निम्न में कौन सा समीकरण सही है, जहां पे एम आर इज इक्वल टू सीमांत आगम दिया गया है, ए आर औसत आगम दिया गया है, और ई मांग की लोच है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक, क्या बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे एक टेक्निकलिटी को आपको बस पकड़ लेना है, क्योंकि जो ए आर होता है वो पी के बराबर होता है। ए आर क्या होता है, अब दोनों बातें आपको ध्यान में रखना होगा कि सर ये बात तो ठीक है कि एम आर अर्थात सीमांत आगम जो होता है वो किसके बराबर होता है, औसत आगम।
अर्थात ए आर के, ठीक है, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई जो है वो लोच को डिफाइन करता है। सो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लेकिन कभी कभी आपके पेपर में पता है ए आर के जगह पे पी दे देता है, क्योंकि ए आर जो होता है वो किसके बराबर होता है, ए आर पी के बराबर होता है। ए आर किसके बराबर होता है, पी के बराबर होता है। तो कभी कभी आपके पेपर में ऐसे भी दे देता है कि एम आर इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान ई, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, दोनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार की विशेषता कौन सी नहीं है। अब फिर वही बात होगी कि एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, और एकाधिकार के अंतर्गत कीमत विभेदीकरण देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको भारतीय रेलवे की बात की थी। क्या उत्तर आ रहा है सर? ऑप्शन नंबर एकाधिकार की विशेषता नहीं है। एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु का अकेला विक्रेता होता है, जिसमें किसी वस्तु का क्या होता है, अकेला विक्रेता होता है। किसी वस्तु को बेचने वाला क्या होता है, अकेला होता है, अकेला विक्रेता होता है। तो जब अकेला विक्रेता होगा तो जाहिर सी बात है कि स्वतंत्र प्रवेश और बहिर्गमन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैं आपको कितनी देर से बता रहा हूं कि एकाधिकार बाजार के अंतर्गत किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है, अर्थात अकेला विक्रेता होता है। जैसे कि भारतीय रेलवे का हमने उदाहरण दिया, तो अगर जो आप चाहें कि ट्रेन खरीद लें तो ये आपके बस की बात नहीं है। सरकार आपको परमिशन नहीं देगी कि आप ट्रेन खरीद लें। आप हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं, आप एरोप्लेन खरीद सकते हैं, लेकिन आप ट्रेन नहीं खरीद सकते हैं। आप भारतीय रेलवे को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं जब तक सरकार नहीं चाहेगी। तो एकाधिकार की कौन सी विशेषता नहीं है, तो स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपके पास खूब पैसा है तो आप खूब ट्रेन खरीद के खूब ट्रेन चलवा दें, ऐसा आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन एक एकाधिकार की विशेषता नहीं है, तो एकाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी वस्तु को बेचने वाला अकेला होता है और इसमें कोई अन्य फर्मों की एंट्री या उसका बहिर्गमन नहीं हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी। अगला, कि लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया, ये किसकी पुस्तक है भाई? लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया। और लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार, सब भूल गए क्या लाइक शेयर करना? एक दो दिन ठीक तरीके से क्लास नहीं हुई, सब भूल गए क्या लाइक शेयर करना? सभी लोग लाइक शेयर कर दो पहले। इतने सारे लोग जुड़े हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सुनीता गुप्ता जी, पिंटू जी, विशाल जी, एसएसपी जी, प्रिया सिंह जी, नवीता जी, शशि जी, अतुल यादव जी, सदानंद जी। इतना तेजी से उत्तर आता है, सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो को लाइक और शेयर सभी लोग कर दिया करिए। सभी लोग एक बार पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर जो आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब मैं लाइव आऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया। अब लैंड प्रॉब्लम इन इंडिया मतलब भूमि की जो भारत में समस्या है उसकी बात हो रही है। ये पुस्तक कौन लिखा था? तो ये पुस्तक लिखा गया था राधा कमल मुखर्जी के द्वारा, और राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया लिखा गया था। और इस पुस्तक में उन्होंने भारत में भूमि सुधार के बारे में बताया था कि भारत में भूमि सुधार के क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, किस तरीके से भारत में भूमि में सुधार किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर, जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार रोजगार बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अब वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? कमेंट करके बताओ भाई, आप लोग कमेंट करके बताइए किसने दिया था। वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है, ए बोल रहे हैं, कुछ लोग बी भी बोल रहे हैं, और कोई? हाँ ठीक। सो ऑप्शन नंबर ठीक। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं, क्या ठीक बोल रहे हैं? ठीक क्यों, ठीक सी क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक, ऑप्शन नंबर। तो देखिए, थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को।
वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया गया था, वो किसके द्वारा दिया गया था? वो दिया गया था जेबी क्लार्क के द्वारा। जेबी क्लार्क के द्वारा वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत दिया गया था। और वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अंतर्गत जेबी क्लार्क साहब ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि जो उत्पादन के साधन है, अब उत्पादन के साधन क्या क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बताया। तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत ये बताता है कि उत्पादन के जो साधन होते हैं, जैसे उत्पादन का एक साधन होता है श्रम, तो उत्पादन के साधन अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर क्या प्राप्त करते हैं? मजदूरी प्राप्त करते हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, अब देखिए कि अन्य बातें समान रहने पे वितरण के अन्य बातें समान रहने पे वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार अगर जो हमको रोजगार बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि करनी होगी। अब जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ना, वो रट्टा मार के बैठे हैं, किसको? पीगू को रट्टा मार के बैठे हैं और गेस कर रहे हैं थोड़ा सा। श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी, तो जब श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता में जैसे जैसे वृद्धि होगी वैसे वैसे मांग और पूर्ति दोनों आगे बढ़ेगा, और मांग व पूर्ति आगे बढ़ेगा तो ऐसी स्थिति में रोजगार में वृद्धि होगी। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए भाई। चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए। हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? एक सेकेंड। क्या बोल रहे हैं? ठीक, चलिए ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, कुछ लोग सी भी बोल रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन पर उदय होता है, क्या ये बात ठीक है? और अगर जो ये बात ठीक है तो यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप भी बोल रहे हैं। मैंने बहुत बार इस बात को बताया है, बहुत बार बताया मैंने कि लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन पर उदय होता है। थोड़ा आराम से बताइए, ठीक है? तो अब आपको याद होना चाहिए रिकार्डो साहब की थियरी, रिकार्डो का लगान सिद्धांत आपको याद होना चाहिए। रिकार्डो साहब क्या कहते हैं? रिकार्डो साहब कहते हैं रिकार्डो साहब कहते हैं कि जो लगान होता है वो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के बदले प्राप्त होने वाला प्रतिफल होता है, ठीक है? क्योंकि भूमि जो होता है वो अविनाशी होता है, उसका विनाश नहीं किया जा सकता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और भूमि किसके द्वारा दिया गया है? प्रकृति के द्वारा दिया गया है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे ये भी याद आना चाहिए कि सीमांत भूमि किसे कहते हैं, अधिसीमांत भूमि किसे कहते हैं। तो सीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान नहीं देती अर्थात जो उर्वरक नहीं होती है, और अधिसीमांत भूमि ऐसी भूमि होती है जो लगान देती है अर्थात जो उर्वरक होती है। फिर आपको याद आना चाहिए कि रिकार्डो ने कहा था कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार होती है अर्थात भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। फिर रिकार्डो ने भविष्यवाणी कर दी कि आने वाले समय में अर्थव्यवस्था स्थिर अवस्था में पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी? क्योंकि कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं। ये सब आपके दिमाग में घूमना चाहिए। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकार्डो के लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है? असत्य है मतलब गलत है। कौन सा एक इसमें से गलत है आपको ये बताना है, ठीक है? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब रिकार्डो साहब आपके सामने आते हैं तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। आप चाहे भले से इस प्रश्न का उत्तर आपको आता हो, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में आना चाहिए हाँ सर ठीक है। रिकार्डो साहब ने सबसे पहले कहा कि भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण भूस्वामी को लगान प्राप्त होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि जितना ज्यादा उर्वरक होगी वो उतना ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। जो भूमि उर्वरक नहीं होगी अर्थात जो भूमि लगान नहीं देगी उसे हम लोग सीमांत भूमि बोलेंगे। सीमांत भूमि क्या होगी? सीमांत भूमि उर्वरक नहीं होगी, उर्वरक नहीं अर्थात ये क्या करेगा? ये लगान नहीं देगा। ये क्या करेगा? ये लगान
नहीं देगा। और दूसरा उन्होंने क्या बोला, अधिसीमांत भूमि, अधिसीमांत भूमि, तो अधिसीमांत भूमि वह भूमि होगी जो उर्वरक होगी, ठीक है, अर्थात उर्वरक होगी और ये भूमि क्या करेगी, लगान भी देगी। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि भूमि की पूर्ति पूर्तिया बेलोचदार है, अर्थात भूमि की मात्रा को नहीं बढ़ाया जा सकता है। अगर जो आप चाहें कि पृथ्वी की लेंथ को बढ़ा दें तो क्या आप बढ़ा पाएंगे क्या? जो भूमि का आकार आपके पास है, क्या भूमि की आकार को बढ़ाया जा सकता है क्या? नहीं बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने कहा था कि भूमि की पूर्ति जो है वो सीमित है। भूमि की पूर्ति को उन्होंने क्या माना था, सीमित माना था। भूमि की पूर्ति को उन्होंने क्या माना था, सीमित माना था। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, चूंकि इसमें असत्य पूछ रहा है तो भूमि की पूर्ति असीमित है, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म में मजदूरी बराबर होती है। देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है ये, एक बार नहीं आपकी अलग अलग परीक्षाओं में बहुतों बार यहाँ से प्रश्न आया है। सभी लोग यार वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दो, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। और अब आप लोगों की निरंतर रोज ईच एंड एवरी डे क्लास होगी शाम को, है ना, और एप्लीकेशन की भी क्लास को वो भी क्लास 2-3 दिनों से या नहीं हो पा रही है, तो उसका भी जल्द ही मैं आपको एक शेड्यूल अनाउंस करने वाला हूँ, ठीक है, उसका भी एक शेड्यूल मैं आप लोगों को अनाउंस करने वाला हूँ। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई, ठीक है, ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं। और देखिए मैं अभी प्रयागराज की स्टूडियो से क्लास नहीं ले रहा हूँ, मैं चूँकि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल भी कर रहे हैं, मैसेज भी कर रहे हैं कि सर आप कहाँ हैं, प्रयागराज में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मैं प्रयागराज में अभी फ़िलहाल नहीं हूँ, मेरा होम टाउन है देवरिया, गोरखपुर के पास पड़ता है, वहीं पे हूँ। और जो इसी चैनल पे आपके पॉलिटी वाले सर पढ़ाते हैं क्लास, उनकी शादी है, तो इस वजह से अभी हम अपने होम टाउन हैं। और हम आप सभी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, जो लोग भी आ सकते हैं, जो लोग भी आ सकते हैं देवरिया, मोस्ट वेलकम है आपका, आप ज़रूर आइए, मुझे कॉल करिए और निश्चित तौर पे कॉल करिए, है ना। मुझे भी पता है कि जो बहुत दूर है हो सकता है कि वो ना आ पाए, लेकिन जो आसपास में है वो सभी लोग जरूर आ पाइए, क्योंकि लाइव स्टडी इलाहाबाद के परिवार से बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, है ना, तो आप भी आ सकते हैं। चलिए, और आ नहीं सकते हैं आप जरूर आइएगा, ठीक है, सभी लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, आप जरूर आइएगा। चलिए बाकी आप लोगों की क्लास चलती रहेगी। अगला प्रश्न ये रहा, ठीक, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, क्या बोल रहे हैं, ठीक, जिसको भी आना होगा मुझे कॉल करके आ जाना, ठीक है, जिसको भी आना होगा आप मुझे कॉल करके आ जाइएगा। चलिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म में मजदूरी बराबर होती है। सो ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं जितने लोग, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी कि सर जी सीमांत उत्पादन मूल्य के तथा सीमांत आय उत्पादन के, तो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत, अब पता होना चाहिए कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा अर्थात पूर्ण प्रतियोगिता 3 फरवरी को और 7 फरवरी को, ठीक है, 3 फरवरी को तिलक है और 7 फरवरी को शादी है। तो आप सभी लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, हालांकि आप जरूर आइएगा, जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग भी जरूर आइएगा, मुझे कॉल करके आइएगा। आप लोग आएंगे तो मुझे अच्छा भी लगेगा, है ना, आप आएंगे तो मुझे बहुत मजा आएगा, अच्छा लगेगा। तो अब आते हैं प्रश्न पे। तो देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहां पे बहुत सारे विक्रेता होते हैं, बहुत सारे क्रेता होते हैं, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है, समरूप वस्तुओं का उत्पादन होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर उद्योग के द्वारा होता है। और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जब सबको पता है कि प्रचलित कीमत क्या है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी, आप किसी भी श्रमिक को, किसी भी मजदूर को आप कम कीमत नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मजदूर को भी पता है, अगर जो आप अगर जो अभी आप लेबर हायर करने जाएंगे तो उसको भी पता है कि प्रचलित कीमत दर 500 रुपए से लेकर के 700 रुपए पर डे की है। तो आप उससे ये कहेंगे कि हम 100 रुपया पर प्रत्येक दिन का देंगे तो वो काम करेगा? नहीं करेगा। तो पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के आधार पर होता है। और
मजदूरी जो दी जाती है वो सीमांत उत्पादकता के बराबर दी जाती है। अगला, थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा। क्या उत्तर आ रहा है भाई? ठीक है, क्या बोल रहे हैं? कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। कथन में कहा गया है कि करों का देय क्षमता सिद्धांत सीमांत त्याग पर आधारित है। बिल्कुल ठीक है। कर देय क्षमता सिद्धांत किसने दिया था? कर देय क्षमता सिद्धांत किसने दिया था बताइए? कर देय क्षमता सिद्धांत किसने दिया था? सभी लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, ऑप्शन नंबर तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि करों का देय क्षमता सिद्धांत समान सीमांत त्याग के सिद्धांत पे आधारित है। तो कर देय क्षमता सिद्धांत क्या बताता है? वो ये बताता है कि जो जितना अमीर है उसी के अनुसार वो कर दे, या जिसके पास जितनी इनकम है, जितनी आय है, उसी के आधार पे वो क्या करे? टैक्स दे। आय के आधार पे टैक्स दे, अर्थात अगर जो किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है, तो उसे ज्यादा टैक्स देना चाहिए, और जिसके पास कम पैसा है उसे कम टैक्स देना चाहिए। ठीक है। और आय अधिक होने पर करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होती है। तो बात तो भाई ये भी ठीक है कि अगर जो मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति 5 रुपए का पार्ले जी खरीद रहा है, या इस पार्ले जी छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि एक गरीब व्यक्ति कार खरीद रहा है, तो 10 लाख रुपए की कार खरीद रहा है, तो उस पे क्या होगा कि कार पे जो टैक्स लगेगा गरीब भी उतना ही देगा, जितना अमीर 10 लाख रुपए की कार खरीदेगा तो उतना ही टैक्स अमीर भी देगा। तो ऐसी स्थिति में अमीर के लिए क्या होगी कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न कि सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करती है, ये विचार किस अर्थशास्त्री के द्वारा दिया गया था? क्या उत्तर आ रहा है भाई? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, अब आपको यहाँ पे किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए आपको? सच्ची सच्ची बताइए मुझे। किसकी याद आनी चाहिए? किसकी याद आनी चाहिए बताइए? तो सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करती है, ये विचार किसने दिया था? तो ये किसने बोला था? अब इस प्रश्न को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है? तो सही तरीका यह है कि सर जी किन्स साहब ने क्या कहा था? किन्स ने क्या कहा था? किन्स ने कहा था कि मुद्रा की मांग 3 कारणों से होती है। मुद्रा की मांग, जैसे हम लोग मुद्रा की मांग करते हैं ना, वो 3 कारणों से होती है। अब चूंकि किन्स साहब बहुत वर्षों पहले कहे हैं, अगर जो मैं आपसे व्यवहारिक भाषा में पूछूं कि आप मुद्रा क्यों चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि सर हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना चाहते हैं, इसलिए मुद्रा की मांग कर रहे हैं। लेकिन किन्स साहब ने कहा कि लोग मुद्रा की मांग 3 कारणों से करते हैं। पहला क्या? लेन देन उद्देश्य। पहला उन्होंने क्या बोला? लेन देन उद्देश्य। ठीक है, लोग लेन देन करने के लिए मुद्रा की मांग करते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? दूसरा कार्य मुद्रा का उन्होंने बताया था पूर्व उपाय उद्देश्य। पूर्व उपाय उद्देश्य, जिसे इन्होंने वर्षा दिवस कहा था। और तीसरा इन्होंने क्या बोला था? सट्टा उद्देश्य। सट्टा के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं, जिसे इन्होंने मुद्रा की मांग का अनोखा क्रांतिकारी तत्व भी कहा था। और यहीं पे इन्होंने सट्टे के लिए मुद्रा की मांग बांड के प्रत्याशित मूल्यों पर निर्भर करती है, ये बात कही थी किन्स ने। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक, अगला कि किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे, जबकि वे उम्मीद करते हैं कि। अब देखिए, ऐसे प्रश्नों के लिए अगर जो ठीक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो बहुत सारी समस्या क्रिएट होती है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है? इजी सी बात है, जो पढ़ा होगा
वो तो 1 सेकंड के अंदर अंदर इस प्रश्न का उत्तर दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि वो जानता होगा कि ब्याज दर में वृद्धि की बात होती है, तो किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे। वो इस शर्त पे पसंद करेंगे कि उनको ये लगेगा कि वर्तमान समय में ब्याज की दर ऊंची नहीं है, लेकिन जब भविष्य में ब्याज की दर ऊंची होगी तब हम अपनी मुद्रा को बाहर निकालेंगे। सो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि किन्स के अनुसार विनियोक्ता बांड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि उनको ये लगता है कि अभी वर्तमान समय में ब्याज की दर कम है, तो इस वजह से वो उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब ब्याज की दर में वृद्धि होगी तब हम अपनी मुद्रा की मात्रा को बाहर निकालेंगे। सो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो फिर क्या देखने को मिलेगा? चलिए, और हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और सभी बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाए जाते हैं। क्योंकि थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी अच्छे से थियरी आपने नहीं पढ़ा है तब तक बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में विद्यमान रहेंगे। तो आपको सिस्टमेटिक वे से आपके सिलेबस के अनुसार एक क्रम से इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। इसके अतिरिक्त कंप्लीट मेरी खुद की हैंड राइटिंग का मैं नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़िए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट बनते हैं, जितने भी टॉपिक बनते हैं, सबका नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है। आप आराम से नोट्स से रिवीजन भी करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, समय समय पे टेस्ट भी दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपकी करवाई जा रही है। सब कुछ कवर किया जा रहा है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। बस आप इसे ईमानदारी से एप्लीकेशन पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहाँ से प्रश्न बनेगा सब कुछ आपका यहीं से कवर हो जाएगा। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का आपको अगर जो इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां से डायरेक्ट कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? आपसे नंबर सी बोल रहे हैं कि यदि साधन की सीमांत उत्पादकता में वृद्धि की जाती है तो फिर क्या देखने को मिलेगा? क्या देखने को मिलेगा? आपसे नंबर सी बोल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है कि उसकी मांग तथा मूल्य में वृद्धि होगी। अब देखिए, इजी सी बात है, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर जो किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तभी तो उसकी उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। अगर जो मांग में वृद्धि होगी, अब देखिए इकोनॉमिक्स के छात्र हैं तो आपको थोड़ा सा तर्क संगत होना चाहिए कि जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी तो जाहिर सी बात है कि जब मांग बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि उत्पादन भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। और जब उत्पादन बढ़ेगा और एक तरफ मांग बढ़ रहा है तो उत्पादन भी बढ़ेगा और मांग बढ़ रहा है, इसका मतलब कि वस्तु की कीमतों में भी वृद्धि होगी अर्थात मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि दर की, अच्छा इस प्रश्न का उत्तर करिए। और जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए कि रिकार्डो के मॉडल में संचय की उच्च दर समृद्धि दर की, क्या उत्तर आ रहा है? अब रिकार्डो साहब आपको याद आने चाहिए, रिकार्डो साहब ने क्या कहा था। अब आपको ये बात आना चाहिए कि देखिए सर जी, रिकार्डो साहब ने क्या बोला था। तो रिकार्डो साहब ने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग है, जो भूमि जितनी उर्वरक होगी वो उतनी ज़्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं होगी उसे सीमांत भूमि बोला जाएगा, ऐसी भूमि जो उर्वरक होगी उसे अधिसीमांत भूमि बोला जाएगा। उसके बाद रिकार्डो साहब ने कहा कि भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है।
तो भूमि की पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। आप चाहें तो पृथ्वी की लेंथ को आप बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं ना। लेकिन फिर रिकार्डो साहब ने ये कहा कि देखिए जब अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ेगी, जब अर्थव्यवस्था में क्या होगा, अर्थव्यवस्था में जब जनसंख्या बढ़ेगी तो जनसंख्या बढ़ने के कारण, अर्थव्यवस्था में जनसंख्या बढ़ने के कारण लोग जहाँ पे कृषि कर रहे थे, अर्थात जिस भूमि का प्रयोग वो लोग उत्पादन करने के लिए कर रहे थे, वहाँ पे लोग मकान बनाने लगेंगे। और जब मकान बनाने लगेंगे तो ऐसी स्थिति में कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं, और जब कृषि योग्य भूमि बचेगी ही नहीं तो अर्थव्यवस्था में क्या आ जाएगा, स्थिरता आ जाएगा। क्योंकि कृषि का भूमि का एकमात्र कार्य है उत्पादन करना, कृषि उत्पादन करना। सो ऑप्शन नंबर बी। अगला, हस्तांतरण आय से क्या अभिप्राय है? हस्तांतरण आय का मतलब क्या होता है? और जो लोग भी कोर्स परचेज कर रहे हैं आप इसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इसी नंबर पे सेंड कर दीजिए, बार बार कॉल या मैसेज ना करिए, है ना। आप कोर्स परचेज कर रहे हैं तो ये जो नीचे नंबर आ रहा है इसी नंबर पे आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए जहाँ से आपने कोर्स परचेज किया है। अभी कुछ देर में आपको बैच में ऐड करके सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। अभी आप कॉल करेंगे तो मैं कैसे रिसीव करूँगा। डी बोल रहे हैं हस्तांतरण आय से क्या अभिप्राय है? तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं, ठीक है। क्या क्या उत्तर आ रहा है इसका? एक प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आय की गणना में हम हस्तांतरण आय को सम्मिलित नहीं करते, ठीक है। हस्तांतरण आय का उदाहरण क्या है? जैसे पेंशन, पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया, ठीक है, या सरकार के द्वारा जो उपहार दिया जा रहा है। उपहार का मतलब कि सरकार आपको लैपटॉप देती है, सरकार आपको टैबलेट देती है, सरकार आपको मोबाइल फ़ोन देती है। तो क्या उसके बदले सरकार को आप कोई सेवा देते हैं? नहीं देते हैं ना। एक पेंशन प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी वो क्या होता है, वो सेवानिवृत्त हो जाता है, उसके बाद भी सरकार उसे पेंशन देती है। लेकिन जब सरकार उसे पेंशन देती है तो क्या वो सरकार के लिए काम करता है? क्या नहीं करता है ना। वो तो रिटायर हो चुका रहता है, घर पे बैठा रहता है, सरकार उसको पेंशन देती रहती है। तो उत्पादन से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो हस्तांतरण आय से अभिप्राय, हस्तांतरण आय का उदाहरण पेंशन हो गया, छात्रवृत्ति हो गया और उपहार हो गया। तो वैकल्पिक सर्वोत्तम उपयोग की, वैकल्पिक सर्वोत्तम उपयोग में साधन की आय। तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। बहुत बार इस प्रश्नों के बारे में हमने चर्चा किया है, थोड़ा सा इसे एडजस्ट करना होगा। चलिए इस प्रश्न का उत्तर दीजिए भाई। अप्रत्यक्ष कर आय के वितरण में असमानता बढ़ाते हैं, क्या ये बात ठीक है? और अगर तो ये बात ठीक है तो अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धन पर ज्यादा पड़ता है। चलिए क्या उत्तर आ रहा है भाई? ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? डी बी के अलावा भी कोई है? कोई नहीं है। कुछ ए भी बोल रहे हैं। ए वाला कौन है? ए वाला कौन है भाई? कोई नहीं ए बोल रहा है क्या? सब भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। देखिए कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर आय के वितरण में असमानता बढ़ाते हैं। अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर ऐसा कर होता है जो डायरेक्ट आप अपने इनकम के आधार पे नहीं देते हैं सरकार को। जैसे मान लीजिए कि आप पिक्चर देखने गए, सिनेमा हॉल में आप गए, या आप सर्कस देखने गए, तो वहां पे आप टिकट खरीदते हैं ना। पिक्चर देखने जाते हैं, थिएटर जाते हैं पिक्चर देखने, तो आप क्या करते हैं? खरीदते हैं, टिकट खरीदते हैं। तो जब आप टिकट खरीदते हैं तो उस पर आप देखते हैं कि अगर जो 500 रुपये का टिकट है तो उसमें बहुत सारा पैसा आपको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। तो आप गरीब हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, या आप अमीर हैं तो भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब की जो सीमांत त्याग होती है यहाँ पे ये बराबर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में गरीब को नुकसान होता है और अमीर को फायदा होता है। इस कारण से आय असमानता बढ़ती है। और अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धन पर ज्यादा पड़ता है। तो वही तो मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ कि देखिए भैया, अप्रत्यक्ष निर्धन जो होगा
एक निर्धन व्यक्ति अगर जो 500 रुपये का टिकट खरीद रहा है और एक धनवान व्यक्ति अगर जो 500 रुपये का टिकट खरीद रहा है, तो उस पर मान लीजिए कि 100 रुपये या 150 रुपये का जो टैक्स लग रहा है, तो निर्धन के लिए तो 150 रुपये बड़ी चीज़ है, लेकिन जो अमीर है जिसके पास करोड़ों अरबों की संपत्ति है उसके लिए तो 150 रुपये कुछ नहीं है। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि अप्रत्यक्ष करों का भार निर्धन पे ज़्यादा पड़ता है। तो जितने लोग भी बोल रहे हैं ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला चलिए, क्या हुआ, कोई दिक्कत? साक्षी पाल जी, कुलदीप कश्यप जी, नौशाद अली जी, अजय वीर सिंह जी, पिंटू कुमार यादव जी, सुनीता गुप्ता जी, पारस कुमार जी, अतुल यादव जी, विशाल सिंह जी, ललिता साक्य जी, ब्रजेश कुमार भास्कर जी, कृष्णा दुबे जी, सभी लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अब आप लोगों की रोज क्लास लाइव होगी शाम को 7 बजे से। यूट्यूब पे जो क्लास होती थी पिछले 1-2 दिन क्लास आप लोगों की नहीं हो पाई, लेकिन अब आप लोगों की क्लास ईच एंड एवरी डे शाम को 7 बजे से होगी। तो समय से क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं लाइव आऊँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? सब बी बोल रहे हैं। बी क्यों बोल रहे हैं भाई? ठीक है, ठीक है। तो तटस्थ कर व्यवहारिक होते हैं, क्या ये बात सही है? और अगर जो ये बात सही है तो तटस्थ कर अतिरिक्त बोझ नहीं होते हैं, क्या ये बात ठीक है? थोड़ा आराम से करिए, ठीक है। तो इजी सी बात है, तटस्थ कर व्यवहारिक होते हैं। तटस्थ कर में क्या होता है कि ऐसा कर जिसमें अचानक वृद्धि न हो। तटस्थ कर किसे कहते हैं? तो तटस्थ कर का मतलब ये होता है कि इस प्रकार का कर कि जिसकी दर में बहुत तेजी से वृद्धि ना हो, थोड़ा बहुत वृद्धि हो, बहुत तेजी से उसमें वृद्धि ना हो। तटस्थ कर अतिरिक्त बोझ नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक है। मतलब तटस्थ कर में मतलब कर स्थिर है, ना मात्र के बराबर वृद्धि हो। तो तटस्थ कर व्यवहारिक होते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। नहीं समझ में आई क्या ये बात? ध्यान से समझिए, ध्यान से एक लाइन एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से समझिए। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि तटस्थता का मतलब क्या होता है। तो तटस्थ होने का मतलब कि जहां पे स्थिरता की बात हो रही है, ठीक है। तो तटस्थ कर ऐसे कर होते हैं जिसमें ना मात्र के बराबर वृद्धि होता है, बहुत ज्यादा कर की मात्रा वहां पे नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो तटस्थ कर व्यवहारिक होते हैं, देयर इज नो डाउट, 100% ठीक है। अब पार्ले जी की बिस्किट है तो उस पर ऐसा नहीं है कि 5 रुपए का पार्ले जी बिस्किट बिक रहा है तो उस पर 5 रुपए का सरकार टैक्स लगा देगी। तो वो कर क्या है? वो तटस्थ कर का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उदाहरण है। और तटस्थ कर अतिरिक्त बोझ नहीं होते हैं, क्योंकि तटस्थ कर बहुत तेजी से नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। ये नामात्र के होते हैं, तो बात बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बोल रहे हैं कि सर जी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कर के अतिरिक्त भार का क्या मतलब होता है? क्या उत्तर होगा भाई कि कर के अतिरिक्त भार का मतलब क्या होता है? अगर जो हम आपसे ये कहें, देखिए एक लाइन की बात को समझ लीजिए। जैसे 100 रुपए है, ठीक है। तो 100 रुपए आप खर्च कर रहे हैं और सरकार मान लीजिए कि कह रही है कि अगर जो भोजन पे आप 100 रुपये खर्च कर रहे हैं तो इस पे 5% हम जीएसटी लेंगे। 5% मान लीजिए कि सरकार ने कहा कि हम जीएसटी ले लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि 100 रुपये का जब आप उपभोग कर रहे हैं तो उसमें से आप 5 रुपये क्या कर रहे हैं? कर के रूप में दे रहे हैं। 5 रुपये आप क्या कर रहे हैं? कर के रूप में दे रहे हैं। लेकिन ये तो पहली कंडीशन हो गई। लेकिन दूसरी कंडीशन में मान लीजिए कि सरकार क्या करती है? कर की दर को बढ़ा देती है। अब अगर जो 100 रुपये का आप उपभोग कर रहे हैं तो सरकार कह रही है कि अब हम क्या करेंगे कि 10% जीएसटी लेंगे। अब हम 10% जीएसटी लेंगे, अर्थात अगर जो आप 100 रुपये आप खर्च कर रहे हैं तो उस पर आपको 10 रुपया जीएसटी के रूप में देना पड़ रहा है, 10 रुपये आपको कर के रूप में देना पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कर से निवल कल्याण में आपकी कमी आ जाएगी, ठीक है। इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हो यार? बच्चों वाला प्रश्न है, गलत करने वाली बात है क्या?
इसमें कौन सी गलती हो रही है? कर के अतिरिक्त भार का मतलब क्या होता है कि कर, जैसे दो कंडीशन मैंने आपको इसलिए बताया कि पहली कंडीशन देखिए कि जैसे मान लीजिए कि 100 रुपए का आप मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कि 100 रुपए का आप पिज्जा मंगाते हैं, तो 100 रुपए का पिज्जा मंगाते हैं तो उस पर मान लीजिए कि 5% जीएसटी आपकी लगती है, तो इसका मतलब कि 100 रुपए आप खर्च कर रहे हैं तो 5 रुपए का आपको कर देना पड़ रहा है। लेकिन वहीं दूसरी कंडीशन में आ जाइए, सरकार मान लीजिए कि कह देती है कि नहीं भैया अब हम पिज्जा पे कर की दर को बढ़ा देंगे, अर्थात सरकार कह रही है कि पहले हम 5% उस पर जीएसटी लेते थे, अब 10% हम जीएसटी लेंगे। तो इसका मतलब कि पहले 100 रुपए का आप उपभोग कर रहे थे तो केवल 5 ही रुपए उसमें दे रहे थे कर के रूप में, लेकिन अब 100 रुपए का उपभोग कर रहे हैं तो आप उस पर 10 रुपए का कर दे रहे हैं। इसका मतलब कि कर के निवल कल्याण में आपकी क्या हुई है? हानि हुई है। पहले आपको 5 रुपया कर के रूप में देना पड़ता था, अब आपको 10 रुपए कर के रूप में देना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि किसी वस्तु की मांग की लोच उसकी पूर्ति की लोच से अधिक होती है तो कौन सी बातें ठीक होगी? अब यहाँ पे देखिए इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस बात को आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर जो आप इस बात को समझ गए तो आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या उत्तर आ रहा है भाई? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, और कोई? ए बी के अलावा कोई और है? नहीं है? ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए, अब नहीं कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब दो दो बातें आपको यहाँ पे जाननी चाहिए। एक कि जब मांग लोचदार हो तब कर का भार कौन वहन करेगा, और दूसरा जब मांग बेलोचदार हो तब कर का भार कौन वहन करेगा। तो अगर जो मांग लोचदार है, मांग क्या है? लोचदार है। अब मांग लोचदार का मतलब ये होता है कि एक उपभोक्ता वस्तुओं की मांग में परिवर्तन कर सकता है। जैसे मान लीजिए मांग लोचदार होने का मतलब क्या होता है कि उपभोक्ता वस्तुओं की मांग को बदल सकता है। जैसे 10 रुपए में पार्ले जी भी 10 रुपए में लाइफ बॉय भी मिल रहा है और 10 रुपए में लक्स भी मिल रहा है। तो अगर जो लाइफ बॉय की कीमत 11 रुपए कर दी जाएगी तो आप लाइफ बॉय को खरीदना बंद कर देंगे। क्यों बंद कर देंगे? क्यों? क्योंकि आपको 10 ही रुपए में लाइफ बॉय मिल जा रहा है, तो आप 11 रुपए दे के लक्स क्यों खरीदेंगे? तो इसका मतलब कि आपका मांग लोचदार है, आप मांग में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में लक्स वाली जो कंपनी होगी वो ये चाहेगी कि हम विक्रेता हैं तो कर के भार को हम ही वहन कर लें, क्योंकि अगर जो हम कीमत को बढ़ाएंगे तो हमारे ग्राहक भग जाएंगे। तो अगर जो मांग लोचदार होगी तो कर का भार कौन वहन करेगा? विक्रेता वहन करेगा। विक्रेता अर्थात जो बेच रहा है, क्योंकि अगर जो विक्रेता कर क्रेता से लेगा, उपभोक्ताओं से लेगा, तो उपभोक्ता अपने मांग को बदल लेगा, वो दूसरे के पास चला जाएगा। ये बात पहली रही। लेकिन दूसरी बात क्या होती है इसमें? दूसरी बात ये होती है कि अगर जो मांग बेलोचदार है, मांग क्या है? बेलोचदार है, बेलोचदार है। तो अर्थात मांग बेलोचदार होने का मतलब क्या होता है? मांग बेलोचदार होने का मतलब ये होता है कि आप अपने मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम आपसे कहें नमक, ठीक है, नमक, तो नमक मान लीजिए कि अगर जो 80 नमक अगर जो 30 रुपया पर केजी है तो भी आप नमक का उपभोग उतना ही करेंगे। नमक 300 रुपया पर केजी हो जाएगा तो भी आप नमक का उपभोग उतना ही करेंगे। नमक की मात्रा को ना ही बढ़ाया जा सकता है ना ही कम किया जा सकता है। सब्जी में एक निश्चित मात्रा में ही आप नमक डालेंगे। तो अगर जो नमक बनाने वाली कंपनी नमक की कीमतों में वृद्धि कर देगी तो इसका मतलब क्या होता है कि मांग बेलोचदार है। बेलोचदार है इसका मतलब कि आप मांग में परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, और ऐसी स्थिति में कर का पूरा भार कौन वहन करेगा? क्रेता वहन करेगा, अर्थात उपभोक्ता वहन करेगा। तो याद रखिएगा, अगर जो मांग लोचदार है तब विक्रेता और मांग बेलोचदार है तो क्रेता। सो क्या उत्तर आ रहा है सर? क्या उत्तर आ रहा है? बी बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इतने सारे लोग? बहुत सारी गलतियां आ रही हैं। बी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। कर भार विक्रेताओं
की अपेक्षा क्रेताओं पे कम पड़ेगा, क्योंकि पूर्ति जो है वस्तु की मांग की लोच उसकी पूर्ति की लोच से अधिक है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य की प्रमुख सार्वजनिक आय का स्रोत क्या है? ठीक, क्या उत्तर होगा भाई? उत्तर प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा आय कहां से प्राप्त होता है? बेसिकली आपसे प्रश्न में यही पूछा जा रहा है, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो वस्तुओं की विक्रय पे जो टैक्स लगता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? विक्रय कर बोलते हैं। और उत्तर प्रदेश की जो सरकार है सबसे ज्यादा कर जो वसूल करती है वो इसी से करती है। तो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की सरकार को आय कहां से प्राप्त होता है? विक्रय कर से। दूसरा कहां से प्राप्त होता है राज्य सरकार को? मनोरंजन कर। मनोरंजन कर, मनोरंजन कर। अब मनोरंजन कर क्या होता है? जैसे आप पिक्चर देखने सिनेमा हॉल में जाते हैं तो जो टिकट खरीदते हैं उस पर टैक्स लगता है, ये मनोरंजन कर का उदाहरण है। या आप सर्कस देखने जा रहे हैं तो सर्कस का टिकट खरीदते हैं तो वहां भी टैक्स लगता है, वो भी मनोरंजन कर का उदाहरण है। उसके बाद राज्य सरकार का आय का स्रोत और क्या है? तो कृषि आयकर। ठीक है, कृषि आयकर, कृषि से जो संबंधित आय होती है उस पे जो टैक्स लगाता है वो राज्य सरकार लगाता है। और अन्य जितनी भी प्रकार की आय कर लगाई जाती है वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाई जाती है। उसके बाद भू राजस्व कर। ठीक है, भू राजस्व कर, भू राजस्व कर ये भी कौन लगाता है? ये भी राज्य सरकार ही लगाता है। तो याद रखिएगा कि राज्य सरकार को सबसे ज्यादा आय बिक्री कर से प्राप्त होता है, उसके बाद मनोरंजन कर, कृषि आय कर, भू राजस्व कर। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, काले धन का क्या अर्थ होता है? काले धन का क्या अर्थ होता है? सभी लोग यार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। सुनीता गुप्ता जी, शशि पाल जी, अफजल हसन जी, पिंकी जी, पिंटू यादव जी, ललिता साकी जी, कैलाश जी, नौसाद अली जी, राजेश कुमार सिंह जी, अफजल हसन जी, नीलम कुमारी जी, दीप माला पाल जी, चंद्रजीत यादव जी, सदानंद मिश्रा जी, राम नारायण जी, संजय कुमार जी, अक्षय जी, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। इतने सारे लोग क्लास देख रहे हैं फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है कि काले धन का अर्थ क्या होता है? तो काला धन का मतलब ये होता है कि ऐसा धन जो बिना आयकर चुकाए उपार्जित धन होता है। ठीक है, जैसे भारत में एक डिबेट हमेशा चलता रहता है ना कि भारत में काला धन बहुत है। तो काला धन का मतलब ये होता है ऐसा धन जिसपे लोग सरकार को कर नहीं दे रहे, मतलब ऐसा धन जो लोग इसे छुपा करके रखे हैं, ये सरकार की नजर में ये धन नहीं है। और लोग क्यों छुपाए हैं? लोग इसलिए छुपाए हैं क्योंकि सरकार को इस पे टैक्स न देना पड़े। जैसे मान लीजिए किसी के पास 1000 करोड़ की संपत्ति है, तो 1000 करोड़ पे अगर जो सरकार उस पे 5% भी टैक्स लेने लगेगी तो एक बड़ा आय उसका चला जाएगा ना। तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि स्विस बैंक की बात होती है, स्विस बैंक की बात होती है कि भारत के लोग स्विस बैंक में ले जा करके काले धन को जमा कर देते हैं। तो काले धन का अर्थ ये होता है कि बिना आयकर चुकाए उपार्जित धन को ही काला धन कहा जाता है। अगला, कि रामसे नियम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? रामसे नियम क्या बताता है भाई? और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहां पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलते हैं और एक स्ट्रेटजी के तहत आपको इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाए जा रहे हैं। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस मैं करवा रहा हूँ।
अगर जो इन सारे कंटेंट को ठीक तरीके से एप्लीकेशन पे फॉलो करते हैं तो यार प्रश्न कहाँ से बनेगा, सब कुछ आपका कवर होने वाला है। बस आप ईमानदारी से एप्लीकेशन पे इन सारे कंटेंट को फॉलो करिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत ही कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। एडमिशन ओपन है, एडमिशन के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट वहां से कोर्स परचेज कर सकते हैं, या अगर जो डायरेक्ट वहां से कोर्स नहीं परचेज कर पा रहे हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए क्या उत्तर आ रहा है, राम से कर नियम, तो जैसा कि मैं देख रहा हूं सी बोल रहे हैं। अब देखिए इस प्रश्न की बात अगर जो किया जाए ना तो इसमें दो ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है और ऑप्शन नंबर सी भी ठीक है ना, लेकिन आयोग के द्वारा जो उत्तर माना गया है वो ऑप्शन नंबर सी माना गया है। उन आगतों तथा निर्गतों पर भारी कर जिनकी पूर्तियां बेलोचदार है, इसमें क्या आता है, इसमें सिगरेट आता है, इसमें क्या आता है, सिगरेट आता है, जिसकी पूर्ति क्या है, पूर्तियां बेलोचदार है, अर्थात पूर्ति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि अगर जो आप सिगरेट बनाना चाहते हैं, आप तंबाकू बनाना चाहते हैं, आप कोई अन्य प्रकार की ऐसी चीजें बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। सो ऑप्शन नंबर सी भी इसका ठीक है और ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं या जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक है। अगला, कार्बन कर किसके विक्रय पर लगाया जाता है, कार्बन कर किसके विक्रय पे लगाया जाता है, चलिए भाई बताइए कार्बन कर किसके विक्रय पे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ठीक है सी बोल रहे हैं, और कोई, सी के अलावा कोई और है, एक प्रश्न पूछता है पिगुबियन कर, ठीक है, पिगुबियन कर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी कार्बन कर के जगह पे पिगुबियन कर दे देता है, तो पिगुबियन कर या कार्बन कर बात एक ही है ना, तो कार्बन कर या पिगुबियन कर, हाँ पहले आप उत्तर करिए। ठीक है, तो कार्बन कर उन ऊर्जा स्रोतों पे लगाया जाता है जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, मतलब बहुत प्रकार के उद्योग है ना भारत में, और उसमें बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो जब उत्पादन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं, तो जो उद्योग कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करता है उसी के ऊपर कार्बन कर लगाया जाता है और कार्बन कर को ही पिगुबियन कर भी कहा जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि विकास संभव नहीं है, इसमें से कौन सा है भाई जो विकास, जिससे विकास संभव नहीं है, कितना खूबसूरत सा प्रश्न है, थोड़ा आराम से करिए, ट्रिकी प्रश्न है, पहले मैं सबका उत्तर देखूंगा फिर बताऊंगा इस प्रश्न का उत्तर, क्योंकि ये ट्रिकी प्रश्न है, ये ट्रिकी प्रश्न है, ऐसे प्रश्न आपके पेपर में जरूर आते हैं और ये डिफाइनिंग होते हैं जो आपको हजारों बच्चों से या तो कंपटीशन में आगे कर देंगे या तो हजारों बच्चों से कंपटीशन में पीछे कर लेंगे। और जो लोग भी एप्लीकेशन से कोर्स परचेज कर रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट आप जहां पे सबमिट किए हैं, कोर्स परचेज किए हैं, उसका स्क्रीनशॉट आप नीचे दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, अभी आपको बैच में ऐड करा करके सारी चीजें बता दी जाएंगी। चलिए, तो विकास संभव नहीं है, तो विकास किसके बिना संभव नहीं है, तो मुद्रा स्फीति के बिना। अब आप कहेंगे सर जी मुद्रा स्फीति के बिना विकास कैसे संभव नहीं है, तो अरे भाई मुद्रा स्फीति हमें ये बताता है कि वस्तुओं की मांग में वृद्धि हुई है, तो जब वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तो जाहिर सी बात है कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होगी तो उसका उत्पादन भी बढ़ेगा, और जब उसका उत्पादन बढ़ेगा तो जब पूरे देश का उत्पादकता के स्तर में सुधार आएगा तो हम ये कहेंगे कि देश की राष्ट्रीय आय में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जब देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है तो हम कहेंगे कि देश आर्थिक विकास कर रहा है। ठीक है,
तो कहा जाता है ना कि अर्थव्यवस्था के विकास के लिए अर्थव्यवस्था में थोड़ा बहुत मुद्रास्फीति का होना बहुत जरूरी होता है। मुद्रास्फीति अर्थात महंगाई। अब आप कहेंगे सर जी मुद्रास्फीति हम नहीं जानते हैं, तो मुद्रास्फीति आप क्यों नहीं जानते हैं, आप कॉन्सेप्ट को पढ़िए ना। तो मुद्रास्फीति जिसे हम इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं, उसे ही हम लोग अपने घरों में बोलते हैं कि महंगाई आ गई है। और महंगाई क्यों आती है? महंगाई तभी आती है जब अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, और जितनी तेजी से वस्तुओं की मांग बढ़ती है उतनी तेजी से उत्पादन नहीं बढ़ता है, अर्थात पूर्ति नहीं बढ़ता है। तो जब अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु की मांग ज्यादा होगी और उस वस्तु का उत्पादन अर्थात पूर्ति कम होगा, तो जाहिर सी बात है कि वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आ जाएगी। वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि आएगी तो आप कहेंगे कि महंगाई आ गई है, और महंगाई को ही इकोनॉमिक्स की भाषा में मुद्रास्फीति बोलते हैं। ठीक है, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो जितने जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन एक औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था मतलब, उपनिवेश का मतलब क्या होता है, औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है, बताइए सभी लोग कमेंट करके भाई। ठीक, तो औपनिवेशिक शासन आप लोगों ने कई बार सुना होगा, जानते भी होंगे। तो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का मतलब ये होता है कि देश किसी और का होता है लेकिन उस अर्थव्यवस्था पे कमांड किसी और का होता है। जैसे अगर जो हम लोग 1947 से पहले की बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था थी, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था पे किसका कब्जा था? अंग्रेजों का कब्जा था। अंग्रेज कहते कि नील उगाओ तो हमें नील उगाना पड़ता था। अंग्रेज कहते थे कपास उगाओ तो हमें कपास उगाना पड़ता था। अंग्रेज हमें कहते थे कि अफीम उगाओ तो अफीम उगाना पड़ता था। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि औपनिवेशिक काल अर्थात जब अंग्रेज भारत में थे तो कौन सी एक भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं थी? तो वो था दोस्तों संतुलित क्षेत्रीय विकास। ठीक है, तो जो अंग्रेज थे ना वो कभी भी भारत में संतुलित क्षेत्रीय विकास के बारे में सोचे ही नहीं। उनका बस ये था कि आप हमें कच्चे माल का उत्पादन करके दो, आप हमें कपास दो ताकि हम अपने देश में इस कच्चे माल को ले जा करके अपने देश की टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके इससे कपड़ा हम बनाएं और विश्व के सभी देशों में बेच करके दिन दूना रात चौगुना लाभ कमाएं। तो अंग्रेजों ने कभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास करने का काम नहीं किया। वो जबरदस्ती करते थे, कहते थे कि नील का उत्पादन करो, तुम कपास का उत्पादन करो, उनकी जबरदस्ती चलती थी। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला, कि भारत में योजना के पीछे एक विवेकपूर्ण सोच थी। चलिए, और देखिए बार बार बच्चे, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जी हमको कोई किताब बता दीजिए, सर जी हमको कोई नोट्स बता दीजिए। तो देखिए एप्लीकेशन पे मैं जितना भी कंटेंट आपको पढ़ा रहा हूँ, जितना भी कोर्स में पढ़ा रहा हूँ, और पूरी इकोनॉमिक्स की खुद के द्वारा बनाया गया नोट्स में अपनी हैंडराइटिंग नोट्स दे रहा हूँ। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ते रहेंगे, पूरा नोट्स पढ़ते रहेंगे, टेस्ट सीरीज देते रहेंगे, प्रीवियस ईयर को दे रहा हूँ उसको देखते रहेंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आप मत कहीं से कुछ कलेक्ट करिए, किसी किताब की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इत्मीनान से आप मेरे साथ एप्लीकेशन पे फॉलो करिए, बशर्ते जितने भी कंटेंट दिया जा रहा है लाइन बाय लाइन उसको रिवाइज करिए, बार बार पढ़िए, उसको एप्लीकेशन पे तैयार करिए और यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से, जो लोग एडमिशन लिए हैं इत्मीनान से पढ़िए, जो लोग एडमिशन नहीं लिए हैं वो लोग भी एडमिशन लेकर के आराम से पढ़िए, और जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट कोर्स परचेज कर सकते हैं, या जो नीचे नंबर आ रहा है उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए भारत में योजना के पीछे क्या विवेकपूर्ण सोच थी? तो विवेकपूर्ण सोच थी कि बाजार तंत्र की सीमाओं को दूर करना। क्या ये बात ठीक थी? बिल्कुल ठीक। बाजार तंत्र की, जब भारत में योजना आयोग आया तो उस समय क्या था? योजना आयोग आया तो उसमें ये कहा गया ना, हम लोगों ने जब 1947 में हम लोगों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया ना, हम लोगों ने कहा कि ठीक है भैया
पूंजीवाद भी हावी रहेगा देश में और सार्वजनिक क्षेत्र भी होंगे, मतलब पूंजीपति भी होंगे और सरकार, दोनों की देखरेख में देश चलेगा। तो बात तो पहली ठीक है। सामाजिक न्याय की आवश्यकता बिल्कुल ठीक है। सरकार ने इसीलिए कहा कि भाई जो गरीब है उससे कम टैक्स लिया जाएगा, जो अमीर है उससे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा। साधनों का आवंटन एवं उन्हें गतिशील बनाना बिल्कुल ठीक है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि सभी दिए गए सभी विकल्प सही हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी अदृश्य वस्तु नहीं है। अब देखिए, दृश्य वस्तुएं होती हैं, अदृश्य वस्तुएं होती हैं, ठीक है। क्या उत्तर आ रहा है? मैंने बहुत बार इस प्रश्न को व्याख्यात किया है कि दृश्य वस्तु क्या होती है, अदृश्य वस्तु क्या होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, तो अदृश्य वस्तु और दृश्य वस्तु, तो जब दृश्य वस्तु की बात करते हैं, दृश्य वस्तु की बात करते हैं तो उसमें जो निर्यात आयात से संबंधित वस्तुएं होती हैं उसको शामिल करते हैं, ठीक है। जो हम निर्यात करते हैं और जो आयात करते हैं उसको दृश्य मदों में, व्यापार की दृश्य मदों में शामिल करते हैं। तो व्यापार की दो मदें होती हैं, एक दृश्य मद होती है और दूसरी अदृश्य मद होती है। तो दृश्य मद जिसे देखा जा सकता है, अर्थात आयात निर्यात, जब भारत से अमेरिका को वस्तुएं दी जाती हैं, मतलब हम लोग निर्यात करते हैं या अमेरिका से वस्तुएं भारत में आती है, अर्थात अमेरिका हमें निर्यात करता है, तो आयातित निर्यातित वस्तुएं जो होती हैं वो दृश्य मदों में, व्यापार के दृश्य मदों में शामिल होती हैं। और अदृश्य मदों में सेवाएं शामिल होती हैं। जैसे आप भारत में बैठे हैं लेकिन अमेरिका के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो बैठे तो आप भारत में हैं लेकिन सेवा आप किसको दे रहे हैं, अमेरिका को दे रहे हैं, तो ये अदृश्य मदों के अंतर्गत आएगा, व्यापार के अदृश्य मदों के अंतर्गत आएगा। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन अदृश्य वस्तु नहीं है, तो अदृश्य वस्तु कौन सी नहीं है, तकनीकी का आयात, तकनीकी का आयात अदृश्य है, ये तो दृश्य है ना। तकनीकी का हम आयात निर्यात करते हैं ना, अभी हम लोग राफेल तो लेके आए हैं ना, अभी तो हम लोग लेके आए हैं, अभी तो हम लोग जहाज खरीद के लेके आए हैं, तो तकनीकी का आयात, ठीक है। तो ये अदृश्य वस्तुओं में नहीं आएगा, ये दृश्य वस्तुओं में आएगा। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आसान सा प्रश्न था। अगला, कि भारत सरकार द्वारा शुरू की गई मिशन इंद्रधनुष संबंधित है, किससे संबंधित है? मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को हुई थी, 25 दिसंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी? 25 दिसंबर 2014 को, ठीक है। और ये किससे संबंधित था? ये संबंधित था बच्चों के टीकाकरण से, ठीक है। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बहुत प्रकार के टीके लगाए जाते हैं ताकि वो किसी आगे आने वाले समय में किसी महामारी का शिकार ना हो जाए, ठीक है। तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसे कई प्रकार के टीके, कई सारे टीके लगाए जाते हैं, तो ये बच्चों के प्रतिरक्षण से संबंधित है ना। तो मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को होती है और मिशन इंद्रधनुष शुरू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य था कि बच्चों को अच्छी तरीके से टीकाकरण की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। सो ऑप्शन नंबर ए ठीक। अगला, कि मुद्रा योजना निम्न में से किस क्षेत्र में वित्त पोषण हेतु प्रारंभ की गई। अब मुद्रा योजना की अगर जो हम लोग बात करें ना तो आपको याद आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए भाई बताइए क्या उत्तर आ रहा है। मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना की शुरुआत कब हुई थी? कोई कमेंट करके बताएगा मुझे? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मुद्रा योजना की जो शुरुआत होती है 8 अप्रैल 2000 क्या बोल रहे हैं 15, ठीक है। 8 अप्रैल 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत हुई
और जो मुद्रा योजना की शुरुआत हुई, इसके पीछे सरकार का उद्देश्य क्या था? ठीक है, तो इसके पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो सूक्ष्म उद्योग हैं या जो लघु उद्योग हैं या जो मध्यम उद्योग हैं, उनको क्या किया जाए? उनको वित्त प्रोवाइड किया जाए, उनको मुद्रा प्रोवाइड किया जा सके, ताकि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास हो पाए। तो याद रखिएगा कि मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 में होती है। और मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या था? मुद्रा योजना सरकार के द्वारा क्यों चलाई गई? तो मुद्रा योजना सरकार के द्वारा इसलिए चलाई गई ताकि सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग या मध्यम उद्योगों को सरकार क्या करे? वित्त प्रोवाइड करे, और इससे सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों का विकास हो। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक है। अगला, कि मनरेगा संपूर्ण भारत में लागू हुआ। अब यहां से आपके पेपर में ना पक्का प्रश्न पूछा जाता है, मनरेगा से एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान से करिए इस प्रश्न का उत्तर। मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सबसे पहले ये क्या था? ये नरेगा था। क्या था? नरेगा था। नरेगा, नरेगा का फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। इसका शुभारंभ कहां पे हुआ था? सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में हुआ था। कब हुआ था? कब हुआ था? तो नरेगा की जो शुरुआत हुई थी वो 2 फरवरी 2006 को हुई थी। 2 फरवरी 2006 को हुई थी। ठीक है, नरेगा अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। सब विस्तार से इसको मैं एप्लीकेशन पे पढ़ाया हूँ, तो जो लोग भी नहीं पढ़े हैं ना, तो सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उसको मैं रिकॉर्डेड क्लास भी डाला हूँ, जा करके आप रिकॉर्डेड क्लास को बार बार पढ़िए। ये सारी चीजें बहुत ही व्यवस्थित तरीके से मैंने आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया है। तो देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा की शुरुआत 2 फरवरी 2006 को होती है। कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। और इसमें जो सबसे ज्यादा 200 पिछड़े जिले थे उनको चुना गया। ठीक है, और 2007-8 में जो 200 जिला चुना गया था, अब इसकी क्राइटेरिया को बढ़ा करके 330 जिला कर दिया गया। और 1 अप्रैल 2008 को इसका विस्तार जम्मू कश्मीर को छोड़ करके 1 अप्रैल 2008 1 अप्रैल 2008 को इसका पूरे भारत में विस्तार कर दिया गया। और केवल किसको छोड़ दिया गया? जम्मू कश्मीर में छोड़ दिया गया। ठीक है, और 2 अक्टूबर 2009 को 2 अक्टूबर 2009 को जो नरेगा था उसको क्या कर दिया गया? मनरेगा कर दिया गया, जो अभी मनरेगा वर्तमान में है। मनरेगा। अब मनरेगा का फुल फॉर्म क्या है? तो मनरेगा का फुल फॉर्म है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, सो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं 1 अप्रैल 2008 सभी लोग का उत्तर ठीक है। तो याद रखिएगा कि मनरेगा संपूर्ण देश में कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2008 में। याद रखिएगा कि सबसे पहले नरेगा की शुरुआत होती है 2 फरवरी 2006 को, और ये कहाँ पे होती है? आंध्र प्रदेश में होती है। लेकिन फिर 1 अप्रैल 2008 में इसे जम्मू कश्मीर को छोड़कर के भारत के संपूर्ण राज्यों में इसे लागू कर दिया गया। लेकिन फिर 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके अर्थात राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नाम बदल करके महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का नाम रख दिया गया। कब ये हुआ परिवर्तित नाम? 2 अक्टूबर 2009 को। तो ऑप्शन नंबर ए अगला अर्थात मनरेगा। अगला, प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करती है। लाइक और शेयर तो कर दिया करो यार, इतने सारे लोग क्लास देख रहे हो, इतने सारे आप लोग क्लास देख रहे हैं, फिर भी लाइक और शेयर की संख्या बहुत कम है। हमारे पूर्वज कह के गए कि फ्री का ज्ञान कारगर नहीं होता है। एक लाइक शेयर कर देंगे तो फ्री का ज्ञान थोड़ी रह जाएगा, है ना? तो एक लाइक शेयर किया करो यार।
इतना तो बनता ही है। मैं 2 घंटे की क्लास आप लोगों से लेता हूँ, एक लाइक नहीं कर सकते आप? अभी फ्लिपकार्ट और अमेजन का आप लिंक देखेंगे तो लाइक कर देंगे। इतना मेहनत से मैं क्लास ले रहा हूँ, है ना? फिर भी आप लाइक शेयर नहीं कर रहे। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए, और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लाइव स्टडी इलाहाबाद का व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, उसे आप व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? एप्लीकेशन का भी लिंक है, उसे भी आप ज्वाइन कर लीजिए। क्या उत्तर हो गया भाई? हाँ ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहित करती है। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक प्रश्न पूछा गया था अभी, मुझे लग रहा है पिछली बार ही पूछा गया था, शायद यूपी में था या किसी अन्य राज्य में था, मध्य प्रदेश था या छत्तीसगढ़ में था, ठीक है? पूछा गया था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की थीम क्या थी। सभी लोग थीम इसका कमेंट करके बताइए, थीम इसका बताइए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का थीम क्या था, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप ये जानिए कि प्रधानमंत्री जन धन योजना की जो शुरुआत होती है वो कब होती है? ये होती है 15 अगस्त 2014 को। प्रधानमंत्री जी लाल किले से इस योजना के शुभारंभ की बात करते हैं 15 अगस्त के दिन, ठीक है? ठीक है, अब हाँ बताइए। ठीक है, हाँ तो जितने लोग भी आपसे नंबर, हाँ जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री जन धन योजना का थीम क्या था, तो मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है? मेरा खाता भाग्य विधाता, भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता, ठीक है? इसका थीम था। और ये हाँ ठीक है, ठीक है। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं, ए बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर ठीक होगा, वित्तीय समावेशन, ठीक है? सरकार ने क्या किया? सरकार ने ये कहा कि भाई हम सबका खाता खोलना चाहते हैं बैंकों में, क्योंकि भारतीय जनसंख्या का अभी भी एक बड़ा भाग ग्रामीण इलाके से बिलोंग करता है, और ग्रामीण इलाके में अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बैंक में कोई खाता ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। तो प्रधानमंत्री जन धन योजना प्रोत्साहन करता है वित्तीय समावेशन का, है ना? और इसके अंतर्गत सरकार ने बैंकों में खाता खुलवाया लोगों का। अगला, किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की? देखिए कितना खूबसूरत सा प्रश्न है। किसने किसने खुलवाया अकाउंट? किसी ने खुलवाया सरकार की इस योजना के तहत? बहुत लोगों ने खुलवाया। एक लोग हमसे कहे कि इसी में 15 लाख रुपए आएगा इसी खाते में। है? हमारा तो 3 ठो ऑलरेडी खुला हुआ है। चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? कि किसने आर्थिक विकास की प्रक्रिया में श्रम के विभाजन को केंद्रीय भूमिका निर्धारित की? किसने कहा कि हम श्रम का विभाजन करिए? अब इस प्रश्न को समझने के लिए आप थोड़ा अपने बचपन को याद कर लीजिए, ठीक है? बचपन में जब आप स्कूल ड्रेस सिलवाने जाते थे तो एक दर्जी होता था, और वही दर्जी क्या करता था कि आपके कपड़े, आपके शरीर की माप लेता था, ठीक है? कि आप कितने लंबे चौड़े हैं, और फिर उसी आधार वही दर्जी क्या करता था कि कपड़े को फाड़ करके वही दर्जी कपड़ा सिलता भी था। वही दर्जी क्या करता था कि कॉलर भी लगाता था। वही दर्जी कपड़ा प्रेस भी करता था। वही दर्जी सिलाई भी करता था, और वो आपका स्कूली ड्रेस तैयार करके दे देता था। लेकिन अब आप देखिए, अब अगर जो आपने किसी अच्छे दुकान पे आप गए होंगे तो आपने देखा होगा कि अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, लोगों की मांग में वृद्धि हो गई, तो अब आप कपड़ा सिलवाने जाएंगे तो वहां पे एक व्यक्ति होगा जो आपका केवल माप लेगा, ठीक है? आपकी लंबाई चौड़ाई को वो मापेगा। दूसरा जो होगा वो कपड़ा काटेगा। तीसरा होगा कपड़ा सिलेगा।
चौथा होगा कपड़े को प्रेस करेगा और पांचवा होगा फाइनली बिल बना करके आपको देगा। तो अब क्या हो गया, श्रम का विशिष्टीकरण हो गया कि हमने एक लोग को रख दिया कि जाओ केवल कपड़ा काटने का काम तुमको दे रहे हैं। ऐसा क्यों संभव है? ऐसा इसीलिए संभव है क्योंकि क्या हुआ है कि अर्थव्यवस्था में तेजी से मांग जनरेट हुई है। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी, हाँ क्या बोल रहे हैं, गलत कर रहे हो क्या यार? एडम स्मिथ साहब ने कही थी ना, श्रम का विभाजन। श्रम के विभाजन में उन्होंने कहा था कि देखिए अगर जो उत्पादकता को बढ़ाना है तो श्रम का विभाजन करिए। मतलब अगर जो कपड़ा सिलवाना है, अब ये उदाहरण उन्होंने नहीं दिया था लेकिन मैं आपको उन्हीं की बात को दूसरे उदाहरण से बता रहा हूँ। तो अगर जो आपकी कपड़े की दुकान है तो एक लोग को लगा दीजिए कि बस वो कपड़ा काटेगा, दूसरे को लगा दीजिए कि वो सिलेगा, तीसरे को लगा दीजिए कपड़ा प्रेस करेगा, चौथे को लगा दीजिए कि बिल तैयार करेगा। ठीक है, तो जब एक ही व्यक्ति एक ही प्रकार का काम लगातार दिन प्रतिदिन एक ही प्रकार का काम करता चला जाएगा तो उसे जाहिर सी बात है उस कार्य में विशिष्टीकरण मिल जाएगा, और जब कार्य में विशिष्टीकरण मिल जाएगा तो उत्पादक क्षमता क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, उत्पादन क्षमता बेहतर हो जाएगी। इसी की वकालत एडम स्मिथ साहब भी करते हैं और डेविड रिकार्डो भी करते हैं। अगला क्या उत्तर होगा भाई? चलिए लाइक शेयर करते रहिए। चलिए कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत शहरी गरीबी को कम करने हेतु लक्ष्यांकित की गई? ये देखिए शहरी गरीबी की बात हो रही है, ग्रामीण गरीबी की बात नहीं हो रही। जब ग्रामीण गरीबी की बात होगी तब वहां पे मनरेगा होगा, है ना। बहुत सारे बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में ऑप्शन नंबर ए टिक करके आएंगे और कहेंगे अरे भैया बहुत सर जी बहुत आसान प्रश्न आया था, हम सब करके आए, आपने जितना पढ़ाया था सब ठीक किए। लेकिन यहाँ पे ग्रामीण नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे शहरी गरीबी की बात हो रही है। ग्रामीण गरीबी पूछता फिर आप ऑप्शन नंबर ए करते तो कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे शहर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? शहर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर, ठीक है ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि SJSRY, सभी लोगों का उत्तर बिल्कुल ठीक है। इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1 दिसंबर 1997। 1 दिसंबर 1997 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। एक सेकेंड, 1 दिसंबर 1997 में इसकी क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। सो ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। किसी को दिक्कत? और क्या इसका उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य ये था कि शहरी इलाके में स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। शहरी इलाके में क्या किया जाए? लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाए। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? चलिए अच्छा सा प्रश्न है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? क्या उत्तर आ रहा है? और सभी लोग अब रोज क्लास में जुड़ा करिए, ईच एंड एवरी डे आपकी क्लास होती है ना। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 2005 की बात कर रहे हैं क्या? और कोई? ठीक है, तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। तो याद रखिएगा कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की जो शुरुआत होती है 2005 में होती है, और इस योजना का उद्देश्य ये होता है कि गांवों में विद्युत की व्यवस्था बेहतर कराई जाए और यहाँ पे लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड किया जाए ताकि सभी लोग विद्युत का उपभोग कर सकें। और 2009 तक 1 लाख गांवों को विद्युत प्रोवाइड करने का उद्देश्य रखा गया था इस योजना के तहत। ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया? कब प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? कब कहा था भाई? ठीक है भाई,
क्या उत्तर आ रहा है? ऑप्शन नंबर, ये प्रधानमंत्री जी की योजना बहुत अच्छी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो पढ़ने में बहुत होनहार होती हैं, ये बस मामा फूफा चाचा बोल देते हैं कि लड़की है क्या पढ़ा के करेंगे, या लड़की है क्या करेगी। नहीं तो हाई स्कूल इंटर तक देखिए, लड़कियों का जो प्रोजेक्ट होता है ना, वो देखने से लगता है कि हाँ कितना खूबसूरत उन्होंने बनाया है। हाई स्कूल इंटर तक देखिए लड़कियां कितना सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट बनाती है, लड़के तो बना ही नहीं पाते, उतना नहीं बना पाते, बहुत कम लड़के बना पाते। लेकिन लड़कियों को देखिए बहुत साफ सुथरा उनका काफी होता है, बहुत बढ़िया बनाती है। लेकिन वही है, समाज है। कोई एक व्यक्ति आता है घर पे समोसा पकौड़ी खाते हुए, वो क्या करता है, उस लड़की के पिता के दिमाग में डाल देता है, यार लड़की है, शादी वादी देखिए, क्या पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में पड़े है ना, लड़कियां विशेष होती है, ये बात सही है। चलिए क्या उत्तर होगा भाई, कि प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ घोषित किया गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए की बात बोल रहे हैं, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, 22 जनवरी 2015। तो प्रधानमंत्री द्वारा कब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था, तो 22 जनवरी 2015 को दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कोई भी नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच चलाए जाते हैं और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट दिए जा रहे हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी का बैच देखने को मिलेगा, बिहार टीजीटी पीजीटी, यूजीसी नेट, झारखंड टीजीटी पीजीटी, झारखंड जेट, मध्य प्रदेश टेट, मध्य प्रदेश सेट, यूजीसी नेट, उत्तराखंड लेक्चरर, उत्तराखंड एलटी, जीआईसी लेक्चरर, हरियाणा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, साथ ही साथ अन्य सभी परीक्षाओं के आपको अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और सभी बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अनुसार इकोनॉमिक्स के सभी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं, सिंपल सटीक साधारण भाषा में। इसकी लाइव क्लास होती है, अगर जो आप लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है, तो आप अपने समय के अनुसार कभी भी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कंप्लीट आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स के नोट्स भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए और दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से अपना रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, आप टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर होगी। देखिए जो नोट्स मैं प्रोवाइड कराता हूँ वो मैं खुद की हैंड राइटिंग, इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट हैं, जितने भी टॉपिक हैं, सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। मैं अपनी खुद की हैंड राइटिंग का नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ, ताकि ठीक तरीके से सिंपल सटीक साधारण भाषा में आप इकोनॉमिक्स को रिवाइज कर पाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं कि या तो उनके पास इकोनॉमिक्स के नोट्स होते नहीं है, या होते भी हैं तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में आपको पूरा कॉन्सेप्ट अर्थात थियरी पढ़ाया जा रहा है। इसकी लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाती है, आप जितनी बार चाहेंगे उतनी बार क्लास को देख सकते हैं। कब उसके बाद कंप्लीट मैंने खुद के द्वारा जो नोट्स तैयार किया वो आपको प्रोवाइड कराता हूँ, ताकि आप एक तरफ कॉन्सेप्ट को पढ़ते रहिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, सप्ताह में 1-2 टेस्ट दीजिए, देखिए कि गलती कहाँ पे हो रही है, गलती क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे एक्यूरेसी आपकी बेहतर हो पाए। आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी दिए जा रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं, और करंट की भी क्लासेस आपकी यहाँ पे करवाई जा रही है। मतलब सब कुछ कवर कराना हमारी जिम्मेदारी है, बस आप ईमानदारी से सारे कंटेंट को यहाँ पे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वैलिडिटी की कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। इट मीन्स अगर जो आप एक बार कोर्स को परचेज करते हैं तो आप कि जब तक आप सेलेक्ट नहीं होते हैं तब तक आप हमारे साथ अन्य बैचों में भी पढ़ सकते हैं। एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं। या किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर जो आप ईमानदारी से मुझे एप्लीकेशन पे फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूब पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ कि कहीं भी इधर उधर से आपको कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। सो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।